तारा कांपते हाथों से सोफे के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थकावट से फीका पड़ चुका था। विक्रांत ने कुछ पल उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखों में दबी चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। तारा, विक्रांत ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैंने आज ऑफिस में जो भी सुना वो सब सच है। तारा गहरी सांस लेकर बोली, हाँ सर, सच है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ऑफिस में कोई परेशानी हो। अगर आपको लगता है कि मेरे कारण कंपनी का नुकसान हो रहा है तो आप मुझे निकाल सकते हैं। उसकी आवाज़ टूट गई और आंखों से आंसू गिर पड़े। विक्रांत अचानक गुस्से से भर गया, लेकिन ये गुस्सा तारा पर नहीं, अपने आसपास की दुनिया की बेरहमी पर था। निकाल दो तुम्हें? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ? विक्रांत के शब्दों में चोट थी। तारा चौंक गई। उसने पहले कभी किसी व्यक्ति के स्वर में इतनी सच्चाई और सम्मान महसूस नहीं किया था। विक्रांत बोला, जिस ऑफिस में तुम काम करती हो वो ऑफिस मेरा है, और जब तक मैं वहां का मालिक हूं तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। तुम्हारी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है। तारा चुपचाप सुनती रही। उसके अंदर जैसे कुछ टूटकर फिर जुड़ रहा था। तारा, तुम्हें जो दर्द मिला है वो तुम्हारा अकेला बोझ नहीं है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। विक्रांत की आवाज में वादा था, बिना दया के, बिना दिखावे के, सिर्फ इंसानियत का। तभी अंदर वाले कमरे से हल्की सी कराह की आवाज आई। तारा घबराकर उठी। अमन? विक्रांत तुरंत खड़ा हो गया। तारा तेजी से कमरे की ओर भागी। अमन बेहोशी में था। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और रमन अपनी कमजोर सांसों के साथ भाई को संभालने की कोशिश कर रहा था। रमन रोते हुए बोला, दीदी, दवाई का टाइम हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तारा टूट गई। उसने अपना माथा दोनों भाइयों के हाथों पर रख लिया। विक्रांत कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें भर गईं। तारा, तुरंत तैयार हो जाओ, हम अस्पताल चलते हैं। उसका स्वर आदेश नहीं, जिम्मेदारी थी। तारा ने कांपती आवाज में कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अस्पताल की फीस बहुत ज्यादा है। विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब मैं हूं तब किसी पैसे की चिंता मत करना, चलो। वो दोनों बच्चों को उठाने में मदद करने लगा। इस क्षण में तारा की आंखों में वर्षों बाद उम्मीद की चमक लौटी, लेकिन तारा के दिल में एक और डर था। कहीं ये मदद भी सिर्फ एक एहसान न बन जाए, कहीं ये रिश्ता भी किसी बदले में न बदल जाए। विक्रांत ने जैसे उसका मन पढ़ लिया। तारा, मैं यहाँ किसी एहसान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए खड़ा हूँ, और ये वादा है, कभी तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। तारा की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन इस बार ये सिर्फ दर्द का नहीं, भरोसे का था। कमरे में गहरा सन्नाटा था। तारा के कांपते हाथ अपनी चोट छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर चेहरे पर फैला दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विक्रांत ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, तारा, बैठिए, कृपया। तारा चुपचाप सामने वाले टूटे पैर वाले स्टूल पर बैठ गई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तारा, अगर आप चाहें तो मुझे सच बता सकती हैं। क्या आपको ऑफिस में या कहीं भी किसी तरह की प्रेशर या परेशानी हो रही है? तारा ने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसके भीतर जमा दर्द लावा की तरह बाहर फूट पड़ा। सर, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सब संभालने की, ऑफिस, घर, अस्पताल, पर कभी कभी लगता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। अमन और रमन, हर हफ्ते ब्लड चाहिए होता है, उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। हर शाम अस्पताल में घंटों लाइन में खड़ी रहती हूँ। सर, मैं देर से ऑफिस इसलिए नहीं जाना चाहती कि लोग फिर हंसेंगे कि मैं सबसे अलग हूँ। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। सर, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, अगर ये भी चली गई तो मेरे भाई। वो आगे बोल ही नहीं पाई। रुमाल में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। विक्रांत का मौन निर्णय। विक्रांत ने पहली बार तारा का दर्द इतने करीब से देखा, महसूस किया था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, शायद अहंकार, शायद दुनिया का झूठा दिखावा, शायद वर्षों से जमा उदासीनता। विक्रांत धीरे से बोला, तारा, आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। आप हमारी कंपनी के लिए एक जिम्मेदार और बहादुर कर्मचारी हैं। जिन हालातों से आप गुजर रही हैं उन्हें सहना हर किसी के बस की बात नहीं। तारा ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में हैरानी, यकीन और राहत का मिला जुला भाव था। विक्रांत ने आगे कहा, कल से आपको फ्लेक्सिबल टाइम मिलेगा, आप जब चाहें तब आ सकती हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो तो मेरी तरफ से मेडिकल फाइनेंस की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तारा घबरा गई। नहीं सर, मैं कोई एहसान नहीं लेना चाहती, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मैं खुद मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एहसान नहीं, ये इंसानियत है, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी आत्मसम्मान को कभी चोट नहीं पहुँचने दूंगा। अचानक दौड़ता हुआ अमन
उसी समय अंदर वाले कमरे से एक कमजोर बच्चा गिरते हुए बाहर आया और कहने लगा, दीदी, रमन की सांसें तेज हो रही हैं, वो रो रहा है। तारा घबरा गई। अमन? वो तुरंत उठी और दौड़कर अंदर गई। विक्रांत भी उसके पीछे गया। बिस्तर पर लेटा रमन तेज तेज सांस ले रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था। तारा उसके सिर को सहलाते हुए रोने लगी। रमन, प्लीज कुछ बोलो, दीदी यहाँ है। अंदर की तकलीफ ने पूरी हवा को भारी कर दिया था। विक्रांत का मजबूत फैसला। विक्रांत ने तुरंत कहा, तारा जल्दी तैयार होइए, हम अभी अस्पताल चलते हैं। तारा ने डरते हुए कहा, सर रात के 11 बज रहे हैं और हॉस्पिटल में पहले एडवांस पैसे। विक्रांत ने दृढ़ आवाज में कहा, अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है, चलिए। उसने खुद रमन को गोद में उठाया, अमन का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर बढ़ा। इसी दौरान मकान मालकिन दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखें झुक गई थीं। विक्रांत ने बस इतना कहा, सुबह तक किराया आपके खाते में होगा। और वो बिना पीछे देखे बच्चों और तारा के साथ बाहर निकल गया। रात लगभग 11:45 बज रहे थे। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ें और भागती दौड़ती नर्सें माहौल को और भारी बना रही थीं। विक्रांत ने रमन को अपनी बाहों में संभाला हुआ था, जबकि तारा घबराहट में तेज तेज चल रही थी, जैसे उसके कदमों में जान ही न बची हो। डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी देखिए, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। विक्रांत की आवाज़ तेज लेकिन टूटती हुई थी। नर्स स्ट्रेचर लेकर आई और रमन को तुरंत आईसीयू की तरफ ले जाया गया। तारा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में दहशत थी। भगवान, मेरा रमन मुझे मत छीन लेना। अमन उसकी गोद में बैठकर रोते हुए बोला, दीदी, रमन ठीक हो जाएगा ना? वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? तारा ने उसे कसकर गले लगाया। नहीं अमन, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन उसके शब्द खुद उससे ही लड़खड़ा रहे थे। दर्द के पीछे का सच। विक्रांत कुछ दूर खड़ा था। वो तारा को इतने टूटे हुए रूप में देखकर अंदर से हिल चुका था। उसके दिमाग में घूम रही थी वो फुहड़ हंसी, ऑफिस की कीचड़ भरी बातें और दुनिया की उठाई गई उंगलियां। एक पल में उसे समझ आया, सच्चा दर्द अक्सर मुस्कान के पीछे छुपा होता है। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमें बच्चे का तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। AB नेगेटिव ब्लड चाहिए और रात के समय मिलना मुश्किल है। तारा की आंखें फैल गईं। सर प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को बचा लीजिए प्लीज़। विक्रांत ने बिना एक सेकंड खोए कहा, डॉक्टर मेरा भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, आप तुरंत टेस्ट कीजिए, जो भी ज़रूरत हो मैं तैयार हूँ। डॉक्टर ने सिर हिलाकर स्टाफ को बुला लिया। तारा स्तब्ध होकर विक्रांत को देखती रह गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, सम्मान था और शायद एक अनकही मोहब्बत की हल्की सी चिंगारी। अचानक एक तूफान। जैसे ही ब्लड टेस्ट शुरू हुआ, अस्पताल के बाहर जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। 3 लड़के तेजी से अंदर दौड़े। अभिमन्यु, रोहन और उनके 2 दोस्त। अभिमन्यु चिल्लाया, तारा तू यहाँ क्या कर रही है? और इस आदमी के साथ? यही तेरे रिश्ते हैं? इसी के लिए तूने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था? तारा की आंखों में गुस्सा और अपमान दोनों थे। बहुत हो गया अभिमन्यु, अपनी जुबान संभाल। यह आदमी मेरी मदद कर रहा है और शायद पहली बार कोई बिना मतलब के। अभिमन्यु ने ताना मारते हुए कहा, ओह, मतलब अब तेरा नया मालिक मिल गया? नौकरी बचाने के लिए और क्या क्या करती होगी तू? ये सुनकर विक्रांत की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में आग थी। विक्रांत गरजा, मुंह बंद कर लो अभिमन्यु, एक और शब्द कहा ना, तुम्हें खुद पुलिस में जाकर तुम्हारी असली हैसियत बताऊंगा। अस्पताल का माहौल तन गया। अमन डर के मारे तारा के पीछे छिप गया। तारा चिल्लाकर बोली, बस, मेरी इज्जत पर कोई उंगली उठाएगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। डॉक्टर की आवाज ने सब कुछ रोक दिया। डॉक्टर बाहर आए। मिस तारा, ऑपरेशन थिएटर तैयार है, लेकिन एक बात बतानी है, रमन की ये हालत क्यों हुई? क्या उसे पहले चोट लगी थी? तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने आगे कहा, उसके शरीर पर नीले दाग हैं। ये गिरने या बीमारी के नहीं, लगता है कोई उसे मारता रहा है लंबे समय से। विक्रांत हक्का बक्का रह गया। अमन रोते हुए तारा से लिपट गया। दीदी, अब सच बोल दो प्लीज। तारा की आंखों से आंसू टूटते हुए गिरे। उसने धीरे से कहा, हाँ डॉक्टर, रमन को मामा मारते थे। अस्पताल में सन्नाटा फैल गया। तेज बारिश लगातार खिड़कियों पर चोट कर रही थी। विक्रांत की कार अस्पताल की गेट पर रुकी। तारा के कांपते हाथ रमन की ठंडी उंगलियां थामे हुए थे। जल्दी करो, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। गेट पर पहुंचते ही विक्रांत चिल्लाया। नर्सें स्ट्रेचर लेकर दौड़ीं और रमन को आईसीयू की तरफ ले गईं।
अमन दीवार से टिका रो रहा था। दीदी, रमन को कुछ नहीं होगा ना? तारा उसे गले लगाकर बोली, नहीं अमन, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, भगवान है ना। उसकी आवाज में भरोसा कम डर ज्यादा था। डॉक्टर का कठोर सच। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, चेहरा गंभीर था। रमन की हालत बहुत नाजुक है, उसकी नसें ब्लड को स्वीकार नहीं कर रहीं। हमें तुरंत रेयर ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, वरना क्या डॉक्टर? तारा की सांस रुक गई। वरना बच्चा बच नहीं पाएगा। तारा जमीन पर बैठ गई, उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। अमन चीखते हुए बोला, दीदी, हमें रमन को बचाना है। विक्रांत का निर्णय। विक्रांत ने तुरंत कहा, मेरी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, टेस्ट करो, अगर मैच हुआ तो तुरंत ले। तारा हैरान होकर बोली, सर आप क्यों इतना कर रहे हैं हमारे लिए? विक्रांत कुछ देर चुप रहा, उसकी आंखों में एक पुरानी पीड़ा तैर आई। क्योंकि कभी मैं भी किसी को खो चुका हूं और उस दर्द को आज तक नहीं भूल पाया। उसकी आवाज़ कांप गई। वो मुड़ा और ब्लड टेस्ट रूम में चला गया। सन्नाटा और टूटन। कॉरिडोर में तारा अकेली बैठी थी। अमन उसकी गोद में सिर रखकर सुबक रहा था। दीवार पर टिके विक्रांत की रिपोर्ट आई, मैच फाउंड। ब्रदर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ। लाइट्स तेज हो गई, मशीनों की बीप डर बढ़ा रही थी। समय बीत रहा था, हर सेकंड भारी था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का अलार्म। अचानक लाल लाइट्स चमकने लगी। बीप बीप बीप। तारा चीख पड़ी, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर भागते हुए बाहर निकले। बच्चे का दिल थम रहा है, हमें इमरजेंसी शॉक देना पड़ेगा। अमन घबराकर बेहोश हो गया। तारा हाथ जोड़कर चीख उठी, भगवान, मेरा भाई बचा लो प्लीज, मेरी सारी किस्मत ले लो, मेरी जिंदगी ले लो, बस उसे बचा लो। वो फूट फूट कर रोने लगी। विक्रांत उसे पकड़कर खड़ा करता है। तारा, हिम्मत मत हारो, रमन बहुत बहादुर है, वो वापस आएगा। पर उसकी आंखों में भी पानी भर चुका था। और फिर मौन। अचानक पीछे से दरवाजा धीमे से खुला। डॉक्टर बाहर आए, मास्क उतारते हुए, आंखें नीची। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो धीरे से बोला, तारा जी, हमें बात करनी होगी। तारा का दिल धड़कना बंद हो गया। अमन की बंद मुठ्ठियां और कस गई। विक्रांत ने डॉक्टर की आंखों में झांककर पूछा, रमन, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके शब्दों ने हवा को चीर दिया। डॉक्टर के होठ कांप रहे थे। तारा की सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। अमन का छोटा सा शरीर डर से कांप रहा था। विक्रांत की आंखें लाल हो चुकी थीं। डॉक्टर ने धीमे से कहा, रमन का दिल कुछ देर के लिए रुक गया था, लेकिन हमने उसे वापस लाइफ में ला दिया है। तारा जमीन पर बैठते बैठते संभल गई। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बच गया? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, अभी खतरा टला नहीं है। बच्चा गहरे कोमा में है। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। तारा ने सीने पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। अमन ने चुपके से भगवान का नाम लिया। मेरे भाई को बचाने के लिए शुक्रिया। विक्रांत का टूटना। तारा मुड़ी तो देखा, विक्रांत दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। तारा उसके पास गई। सा, अगर आप ना होते तो? विक्रांत ने उसे रोक दिया। मत बोलो कुछ, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सहानुभूति चाहिए। तो फिर क्यों? तारा ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ पल की खामोशी, धड़कनों की आवाज जैसे सुनाई देने लगी। विक्रांत ने आंखें बंद की और बोला, क्योंकि कभी मेरे पास भी एक बेटा था। तारा सन्न रह गई। विक्रांत के अतीत का खुलासा। विक्रांत ने टूटती आवाज में कहना शुरू किया, 3 साल पहले मेरी पत्नी और मेरा 7 साल का बेटा एक एक्सीडेंट में थे। मैंने डॉक्टरों से विनती की थी, उन्हें बचा लो, लेकिन मेरा बेटा ब्लड की कमी से मेरी आंखों के सामने चला गया। उसकी आवाज फट गई। मैं आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया कि मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। एक आंसू उसके गाल से गिरा। जब मैंने रमन को स्ट्रेचर पर जाते देखा, मुझे अपने बेटे का चेहरा दिखाई दिया। तारा की आंखें भर आईं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक नया तूफान। उसी वक्त नर्स भागती हुई आई। चेहरे पर घबराहट थी। मैम, रमन की हालत फिर से क्रिटिकल हो रही है। हमें तुरंत एक और इमरजेंसी इंजेक्शन चाहिए जो इस शहर में उपलब्ध नहीं है। तारा का दिल बैठ गया। तो अब क्या होगा? नर्स बोली, इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर मुंबई से 6 घंटे में आ सकता है, लेकिन इतनी देर तक बच्चा शायद। तारा चीख पड़ी, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। तभी विक्रांत ने जेब से फोन निकाला और जोर से बोला, सैम्यूल, हेलीकॉप्टर तैयार करो, हम अभी मुंबई जा रहे हैं, अभी के अभी। नर्स और तारा दोनों स्तब्ध थीं। अमन रोता हुआ बोला, सर प्लीज मेरे भाई को बचा लो। विक्रांत घुटनों पर बैठा और उसका हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूं बच्चे, रमन को कुछ नहीं होने दूंगा।
मैं अपने बच्चे को दोबारा खोता हुआ नहीं देख सकता। रात के लगभग 2 बज चुके थे। अस्पताल की लाइटें फीकी पड़ चुकी थी। आईसीयू के पास बैठी तारा की आंखें लाल थीं, मगर उसमें उम्मीद अभी भी जिंदा थी। अंदर रमन की सांसें मशीनों के सहारे चल रही थी। हर बीप की आवाज तारा के दिल को चीर रही थी। अमन उसके कंधे से टिककर सो गया था। थकान के आगे बच्चे का साहस हार चुका था। विक्रांत वापस आया, फोन कान से लगाए, चेहरे पर बेचैनी, माथे पर पसीना। हेलीकॉप्टर 20 मिनट में तैयार होगा। मुंबई पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तारा ने कांपती आवाज में पूछा, सर, क्या रमन इतने देर तक? विक्रांत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वो बहादुर है तारा, वो लड़ रहा है और हम लड़ाई हारने नहीं देंगे। उस पल तारा की आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। पहली बार उसने किसी पर इतना भरोसा किया था। आईसीयू से आती डरावनी आवाजें। अचानक आईसीयू के अंदर मशीनों की आवाज तेज हो गई। बीप बीप बीप। नर्स चिल्लाते हुए बाहर भागी। मैम, बच्चा बार बार शॉक में जा रहा है। तारा चीख पड़ी, रमन रमन। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत इंजेक्शन चाहिए, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विक्रांत ने दृढ़ता से कहा, तारा चलिए, हमें अभी निकलना होगा। अस्पताल का गेट और सन्नाटा, दोनों तेज कदमों से बाहर भागे। बारिश गुस्से की तरह बरस रही थी। हवा इतनी तेज थी कि लोग खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। हवा में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। प्रकाश की किरण जमीन पर फैली। बहुत देर बाद ऐसा लगा कि उम्मीद आसमान में उड़ने वाली है। अमन को एक नर्स अपनी गोद में लिए दौड़ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर उसमें विश्वास था। विक्रांत हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक फोन कॉल, उसका फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, विनीता, वाइफ। वो पत्थर की तरह जम गया। उसकी सांसें रुक गईं। तारा ने देखा, विक्रांत की आंखों में डर, दर्द और हैरानी एक साथ था। सर, कॉल लीजिए। विक्रांत ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, विनीता? दूसरी ओर एक टूटी हुई आवाज आई, विक्रांत, घर वापस आ जाओ प्लीज। ये तुम क्या कर रहे हो? विक्रांत का शरीर कांप गया। विनीता, मैं अभी नहीं लौट सकता, एक बच्चे की जान। महिला की आवाज रोते हुए चिल्लाई, स्टॉप इट, वो बच्चा तुम्हारा बेटा नहीं है। तारा और अमन दोनों स्तब्ध। हेलीकॉप्टर के ब्लेड की आवाज सन्नाटे में बदल गई। महिला की टूटती आवाज गूंजी, तुम अपना सब कुछ उस लड़की और उसके भाइयों के लिए क्यों दांव पर लगा रहे हो? क्योंकि तुम उस बच्चे में अपने बेटे की परछाई देखते हो? तारा जैसे पत्थर बन गई थी। उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। विक्रांत की आंखों से आंसू गिरने लगे। विनीता, प्लीज समझो। पर फोन कट गया। एक पल जिसने सब बदल दिया। तारा धीरे से पीछे हटी। उसके चेहरे पर दर्द, सवाल और अविश्वास साफ था। सर, ये सब क्यों छुपाया? विक्रांत शांत खड़ा रहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको लगे मैं सहानुभूति बेच रहा हूं। तारा की आवाज कांप रही थी। और अगर आपके परिवार को आपसे जरूरत है, क्या हम सिर्फ आपके लिए एक दर्द की याद है? विक्रांत की आंखें नम थी। आप लोग मेरे लिए उम्मीद हैं। लेकिन तभी अस्पताल से एक नर्स चिल्लाते हुए बाहर भागी, मैम, रमन की सांसें बंद हो रही हैं। अगर आप उसे देखना चाहती हैं तो अब भी आइए। तारा की दुनिया हिल गई। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। नर्सों की तेज आवाजें, मशीनों की चीखती बीप और आईसीयू की लाल चमकती लाइट, सब कुछ डरावने सपने जैसा लग रहा था। तारा जैसे पागलों की तरह आईसीयू की तरफ दौड़ती हुई भागी। अमन पीछे पीछे रोते हुए, दीदी रुकिए, रमन को कुछ नहीं होगा। आईसीयू के दरवाजे पर डॉक्टर चिल्ला रहे थे, चार्ज 200, शॉक दो। रमन का नन्हा सा शरीर टेबल पर झटका खाकर उछल रहा था। तारा का दिल टूट कर चीख निकला, रमन, आंखें खोलो। विक्रांत भी आईसीयू के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पूरी तरह भीग चुका था, बारिश से नहीं, आंसुओं से। डॉक्टर की अंतिम चेतावनी। डॉक्टर बाहर निकले, घबराए और थके हुए। हमने सब कुछ कर लिया, बच्चे की पल्स बहुत स्लो है। अगर 10 मिनट में इंजेक्शन नहीं मिला तो हम उसे खो देंगे। तारा दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखें शून्य में खो गई थी। नहीं, मैं उसे खो नहीं सकती। उसने अभी जीना सीखा भी नहीं था। अमन उसके पास झुककर बोला, दीदी, भगवान उसे ले जाएंगे क्या?
तारा ने उसे कसकर गले लगाया। नहीं अमन, भगवान भी गलती नहीं करते, वो उसे वापस भेजेंगे। विक्रांत का फैसला। विक्रांत ने दूर कहीं देखा, जैसे अपने भीतर से जवाब ढूंढ रहा हो। अचानक वो तारा के सामने आया। तारा चलिए, हम अभी हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। जो भी होगा, हवा से लड़ेंगे, तूफान से लड़ेंगे, लेकिन रमन को नहीं खोने देंगे। तारा की आंखों में आंसू थे। और आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपका वादा? विक्रांत ने गहरी सांस ली। आवाज भारी हो गई। घर मुझे रोकेगा, लेकिन मेरा दिल नहीं। अगर मैं आज भाग गया तो खुद से नफरत करूंगा। उसने अमन का हाथ पकड़ा। चलो छोटे, रमन हमारा इंतजार कर रहा है। तारा कांप गई। उसके मन में तूफान मच गया था, पर उसकी आंखों में अचानक दृढ़ता उभरी। भाग्य की दहलीज पर कदम। तूफानी हवा चल रही थी। हेलीकॉप्टर की रोशनी आंधी में डगमगा रही थी। बारिश की बूंदें सुई की तरह चेहरे पर पड़ रही थी। अमन विक्रांत के सीने से चिपका हुआ था। तारा पीछे मुड़ी। आईसीयू की कांच की खिड़की से दूर रमन का छोटा और शांत शरीर दिख रहा था। उसे लगा जैसे रमन ने उसे आवाज दी, दीदी मत छोड़ना। तारा की आंखें भर आईं। उसने जोर से कहा, मैं आ रही हूं रमन, मैं तेरे लिए आसमान फाड़ दूंगी। अचानक एक सायरन। हेलीकॉप्टर में चढ़ने ही वाले थे कि अचानक पुलिस की गाड़ियां अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। लाइटें चमकने लगी। कुछ लोग बाहर भागते दिखे। एक ऑफिसर चिल्लाया, श्री विक्रांत सिंह, प्लीज स्टॉप, आपको कस्टडी में लेना होगा, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आपने अपनी फैमिली और पब्लिक रिस्क को नजरअंदाज किया है। तारा सन रह गई। कस्टडी? अभी? क्यों? अमन डर से कांप गया। विक्रांत ने धीमी आवाज में कहा, मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। तारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। एक पल जिसने किस्मत को मोड़ दिया। पुलिस ने विक्रांत के हाथ पकड़ लिए। हेलीकॉप्टर तैयार था। समय खत्म हो रहा था। रमन मौत से लड़ रहा था। विक्रांत चिल्लाया, तारा जाओ, बच्चे को बचाओ, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। तारा चीख उठी, नहीं, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी डॉक्टर बाहर दौड़ते हुए आए। मैडम, ये आखिरी मौका है, अगर आप अभी नहीं गए तो रमन शायद। उस वाक्य ने हवा को चीर दिया। तारा जमीन में जड़ हो गई। विक्रम ने आंखों में देखते हुए कहा, जाओ तारा, प्लीज। हेलीकॉप्टर के ब्लेड हवा को चीरते हुए गूंज रहे थे। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। बिजली आकाश में फट रही थी, जैसे ईश्वर भी इस लड़ाई का गवाह हो। तारा कुछ सेकंड तक पत्थर की तरह खड़ी रही। आंखों के सामने रमन की नन्ही सांसें, अमन का कांपता चेहरा और विक्रांत का टूटता हुआ साहस, सब एक साथ घूम गया। पुलिस विक्रांत को पकड़कर ले जा रही थी। अमन रोते हुए चिल्ला रहा था, सर प्लीज जाओ मत, आप ही रमन को बचा सकते हो। विक्रांत की आंखें लाल हो गई। उसने मुड़कर आखिरी बार तारा की ओर देखा। तारा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, कृपया मेरे बेटे को बचा लो। वो शब्द हवा में ठहर गए। तारा का फैसला। तारा ने अमन का हाथ पकड़ा, आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोली, चलो अमन, रमन हमारा इंतजार कर रहा है। अमन ने आंसू पोंछे और धीरे से सिर हिलाया। दोनों हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। पायलट चिल्लाया, मैम, मौसम बहुत खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तारा ने सीट पकड़ ली। दिल में डर, दिमाग में तूफान, लेकिन आंखों में सिर्फ एक वादा, रमन को बचाना है, चाहे कुछ भी हो। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जमीन से उठा। पूरा शहर नीचे धुंधला दिखने लगा। विक्रांत की गिरफ्तारी। नीचे पुलिस ने विक्रांत को गाड़ी में बैठाया। उसकी आंखें उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर टिकी थीं। ड्राइवर ने कहा, सर, हमें थाने चलना होगा। विक्रांत की आवाज़ टूट गई। भगवान, बस उस बच्चे को बचा लेना, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूं। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पहली बार उसने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। आसमान में जंग। हेलीकॉप्टर तेजी से ऊपर उठ गया। बिजली की चमक खिड़कियों पर पड़ रही थी। अमन डर के मारे सीट पकड़े बैठा था। तारा ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत, हम रमन को वापस लाएंगे। पायलट ने चेतावनी दी, मैम, हमारे पास सिर्फ 55 मिनट है, इसके बाद ईंधन खत्म होने लगेगा। तारा ने दांत भींच लिए। सिर्फ 30 मिनट में पहुंचो, प्लान बदलो, रास्ता छोटा करो। पायलट चौंका, मैम, वो रास्ता बहुत रिस्की है, पहाड़ों के ऊपर से जाना पड़ेगा। तारा चिल्लाई, रिस्क से डरने वाले आज जिंदा नहीं होते। अमन की आंखों से आंसू टपके। दीदी, जल्दी करो, रमन मेरा सब कुछ है। अचानक जोरदार झटका। एक तेज बिजली कौंधी। हेलीकॉप्टर जोर से हिला।
अमन चीख पड़ा, दीदी! पायलट चिल्लाया, सिस्टम फेल हो रहा है, मौसम बेहद खतरनाक है। तारा ने सीट पकड़ ली, बस 20 मिनट और, प्लीज भगवान। हेलीकॉप्टर नीचे की ओर झुकने लगा, अलार्म बजने लगे। आईसीयू के अंदर मौत या चमत्कार? उधर अस्पताल में रमन की पल्स लगभग गायब हो चुकी थी। मशीन पर लाल लाइन सीधी होने लगी, बी ई ई ई ई। डॉक्टर चिल्लाए, शॉक तैयार, 300। सबने प्रार्थना में आंखें बंद कर ली। आसमान से तारा की कीतकार। तारा ने बादलों को चीरते हुए चीख लगाई, रमन प्लीज एक बार आंखें खोल, तेरी दीदी आ रही है। उसकी आवाज तूफान में गूंज गई। हेलीकॉप्टर की कंक्रीट सी हड़बड़ी, बादलों की गर्जना और भीतर के डर, सब कुछ एक साथ था। तारा की सांस दरअसल गिनती कर रही थी। हर सेकंड उसका रमन के जीवन के लिए किताब की पन्नी थी। पायलट के चेहरे से थकावट टपक रही थी और अमन की छोटी उंगलियां तारा के हाथ की हड्डियों पर कसकर जमी थी। हवा के झोंकों ने हेलीकॉप्टर को डगमगा दिया था और हर झटके के साथ तारा की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो 2-3 दिन पहले की वही साधारण मुलाकात नहीं रही। हर सांस की कीमत अब जिंदगी की तरह लग रही थी। विक्रांत की कस्टडी और उसकी पत्नी विनीता के आक्रोश ने उनके इर्द गिर्द एक बवंडर बना दिया था। पर तारा के समक्ष अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, रमन को बचाना। विक्रांत ने जब कहा था, जाओ तारा, बच्चे को बचाओ, उसने अपने भीतर जो कश्मकश छोड़ी थी वो अब हवा के बीच में दब सी गई थी। हेलीकॉप्टर जमीन से ऊपर उठते ही मौसम और बिगड़ गया। पायलट की आवाज एक बार दोहराई, मैडम, ईंधन सीमा और मौसम की वजह से हमें तेजी से जाना होगा। हम पैराशूट रूट नहीं ले सकते, बस सीधे हॉस्पिटल के रूटर से जाएंगे। तारा ने आंखें बंद कर लीं और दुआ करने लगी। उसने अमन के कान में कहा, बेटा, अपने भाई के लिए दुआ करना, वो सब ठीक हो जाएगा। अमन ने सिर हिलाया। उसकी मासूम आंखों में अब बेचैनी कम और उम्मीद ज्यादा थी। अस्पताल, एक घड़ी में सब कुछ। अस्पताल में जहां रमन की पल्स बार बार गायब हो रही थी, डॉक्टरों की कमान, नर्सों की ताल और मशीनों की बीप सब ने एक रेस बनाई हुई थी। तबीयत हर सेकंड में घटती बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था, अगर वो स्पेशल इंजेक्शन 3 घंटे के अंदर नहीं पहुंचेगा तो बचना मुश्किल है। यही उसका आखिरी और सबसे बड़ा वाक्य था। लेकिन किस्मत भी अजीब होती है। हॉस्पिटल का नेटवर्क, लाइंस, कसकर बंद हुई सारी दुकानों का जाल, तमाम दिक्कतें थीं। बड़े शहरों के छोटे क्लिनिक से वो दवा रातों रात आना नामुमकिन था। तभी विक्रांत की गिरफ्तारी ने एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस की आवाजाही, थाने की औपचारिकताएं, सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। विनीता के गुस्से भरी कॉल, तुम्हारे हर कदम का हिसाब होगा, ये वाक्य विक्रांत के भीतर हुई पुरानी छाल को उभर कर ला रहा था। पर उसका दिल उस पर कब के टूट चुका था। अब उसकी एक ही ख्वाहिश थी, जो भी करना पड़े, बच्चे को बचाओ। हॉस्पिटल में एक नर्स ने अपने कॉन्टैक्ट से बोले, हम किसी भी तरह दवा मंगा लेंगे, किसी निजी हेलीकॉप्टर से, किसी ड्राइव से, बोलो जो भी चाहिए। तभी किसी ने सूचना दी कि एक फार्मास्यूटिकल सप्लायर जो शहर से कुछ घंटों की दूरी पर था, उन्हें दवा दे सकता है, पर उसके लिए पेपरवर्क और रजिस्ट्रेशन चाहिए। समय कम था। तभी तारा ने विक्रांत की गिरफ्तारी की खबर दी और उस छोटी सी जानकारी ने वेटिंग रूम में बैठे कई लोगों को हिलाकर रख दिया। एक युवा पत्रकार जो वहां से गुजर रहा था, उसने आवाज दी, अगर ये मामला बाहर आएगा तो सरकार की जल्द कार्रवाई होगी, मीडिया की भी पहल होगी, शायद दवा को कवर करने में सहूलियत हो। और इसी तरह छोटे छोटे मानवीय कड़ियां जुड़ने लगी। किसी ने दवा के पैकेज को क्लियर कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस से बात की, किसी ने एयरपोर्ट के काउंटर को बुलाकर मदद चाही। मनुष्य जब जरूरत में पड़ता है तो उसके आसपास एक जाल बन जाता है, किसी की जल्दी, किसी की करीबी और किसी के दिल की दया। हेलीकॉप्टर, एक उड़ान, एक जंग। हेलीकॉप्टर में तारा के हाथ इतने फिसलने वाले हो गए कि उसने खुद को पकड़ना मुश्किल पाया। बादलों के बीच पायलट की आवाज कुछ और तीखी हुई, मैम, मौसम और तापमान के लिए हम रूट बदलने वाले हैं, अगर आप चाहें तो अगले 12 मिनट में हम लैंड कर सकते हैं। तारा ने कंठ से कहा, हाँ जी, बस हमें समय चाहिए। इस वाक्य में आसमान से भी बड़ा संकल्प था। अमन चिल्लाया, दीदी, ऊपर से लाइटनिंग दिख रही है। तारा ने फरियाद में कहा, हम तुमसे वादा करते हैं रमन, तेरी दीदी दूर नहीं होने देगी। ये वादा उस पल में सिर्फ शब्द नहीं था, ये उसकी आत्मा का पूरा सार था। पायलट ने जैसे कुछ कहने को मुंह खोला, पर तारा की आंखों के सामने जो दृढ़ता थी, उसने पायलट के चेहरे पर विश्वास पैदा कर दिया। वो जोर से चिल्लाया, मैं आपकी किसी भी हिदायत के लिए तैयार हूँ मैम,
बस मुझे उड़ान की स्वतंत्रता दीजिए। और उन्हीं क्षणों में एयरपोर्ट पर हो रही कवायद में काम कर दिखाया। फॉर्मेलिटी थोड़ी सी निग्लेक्ट की गई। ड्रोन और प्रभारी अधिकारियों ने आपात मोड में परमिशन दी और एक पैकेट जो दवा लेकर आ रहा था उसे हॉस्पिटल तक हवाई ड्रोन से भेजा गया। ये सब मानवीय जुगाड़ और तकनीक का कमाल था। और उन सबके बीच सबसे बड़ा व्यक्ति था तारा का धैर्य और उसका इरादा। हॉस्पिटल की रात, मशीनें, दुआएं और शॉक्स। हॉस्पिटल में आईसीयू का माहौल बदल रहा था। डॉक्टर बार बार चेक कर रहे थे। रमन की पल्स इतनी कमजोर थी कि मशीन की हर बीप एक उपद्रव की तरह सुनाई दे रही थी। तब डॉक्टर ने तारा को बताया, इंजेक्शन आता ही है तो ट्रांसफ्यूजन के साथ चमत्कार संभव है। और फिर एक नर्स ने अंदर से खुशी भरी आवाज दी, हेलो, दवा आ गई है। ये छोटा सा वाक्य वहां बैठे हर किसी की धड़कन जोड़ गया। इंजेक्शन आते ही पैंथर सी तेजी से मेडिकल टीम ने काम किया। रमन पर ट्रांसफ्यूजन शुरू हुआ। तारा ने अपनी आंखें बंद की और आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं में थकान, भय, राहत और एक बड़ी जीत की खुशबू थी। पल पल में मशीनों की बीप बदली, धीरे धीरे लाइन सीख कर रही थी और फिर सबकी सांसें एक साथ थोड़ी अचानक खुली। रमन की पल्स वापस आने लगी। वो गहरी सांस लेने के बाद हल्की सी हिचकी के साथ कराह उठा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, वो यहाँ है, उसने जंग जीती। तभी दिमागों में बेमिसाल खुशी की लहर दौड़ी। तारा भागकर रमन के बगल में बैठ गई। अमन उसके गले से लिपटकर रो पड़ा, भाई तुम ठीक हो गए। ये दृश्य किसी नए जन्म जैसा था। उन आंसुओं में विक्रांत का चेहरा भी तैरता रहा। वो दूर से मोटिवेटिंग बातें कर रहा था, पर साथ ही भीतर चिड़चिड़ापन भी उठा रहा था। अपनी गिरफ्तारी का डर, विनीता के गुस्से का खतरा, पर उन सबके बीच एक शांति थी कि आज किसी की जिंदगी बच चुकी थी। विक्रांत, जमानत, सच और कीमत। विक्रांत की गिरफ्तारी का मामला जैसे ही सार्वजनिक हुआ, मीडिया और समाज का दबाव बढ़ा। विनीता, जिसकी शिकायत पर पहले कार्रवाई हुई थी, अब उसे और सख्ती से देख रही थी। पर राजनीतिक और मीडिया दबाव का भी असर था। और जब मुद्दा एक जिंदगी बचाने का बनता है तो अक्सर हर इंसान की प्राथमिकता बदल जाती है। विक्रांत के पुराने मुकदमों और कारनामों को अलग रखते हुए अदालत ने जमानत की सुनवाई की। एक कड़ी बहस के बाद, क्योंकि रमन की जान बचाने में विक्रांत की भूमिका एक बड़ी वजह थी, जमानत दे दी गई, पर शर्तों के साथ। वो कुछ हफ्तों तक जांच और कुछ शर्तें पूरी करेगा। कोर्ट ने साफ कहा, मानवता और कानून साथ साथ चलते हैं, पर दोबारा उल्लंघन की सूरत में कड़ी कार्रवाई होगी। विक्रांत अदालत के बाहर निकला। उसके चेहरे पर कहीं राहत, कहीं पश्चाताप का भाव था। विनीता ने दूर से उसे देखा। उसके आंखों में गुस्से के साथ थकान भी थी। एक विवाह जो अब टूटने की हद पर था। विक्रांत ने विनीता से नज़दीकी को तरजीह देने की कोशिश की, पर विनीता ने कहा, तुमने जो किया वो हमारे परिवार की मर्यादा के खिलाफ है, पर मानवता से बड़े कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें अब देखूंगी, पर ये रिश्ते आसान नहीं होंगे। ये बातचीत ठंडी थी, पर दोनों ने समझा कि अब नया अध्याय शुरू होना चाहिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अभिमन्यु और ऑफिस का सच। इज्जत की जीत ऑफिस पर भी तारा की स्थिति बदलने लगी। जिन लोगों ने कभी उसे नीचा दिखाया, अमित जैसे कर्मचारियों की जुबानें, अभिमन्यु की बेधड़क बुरा भला कहना, अब सबकी सच्चाई उजागर होने लगी। विक्रांत के बदलाव और तारा की मजबूरी का सच उभरने के बाद ऑफिस में जो अफवाहें फैली थी, उन्हें झूठी साबित करना मुश्किल नहीं रहा। मालिक का रवैया सबको दिखा रहा था कि इंसानियत और काबिलियत कार्यस्थल में पहले है। अभिमन्यु, जिसने तारा को पहले पूल में धक्का दिया था, अब सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा हुआ। उसके खिलाफ HR शिकायत दर्ज हुई। उसकी नौकरी जा सकती थी और सोशल स्टिग्मा उसे घेर लेगा। पर कहानी में बदला भरना हुआ। विक्रांत ने कहा, सजा व्यवस्था के हिसाब से होगी, हम किसी के ऊपर बदला नहीं लेंगे, पर जो सही होगा वही करेंगे। यह नैतिकता का सबक भी था। तारा को ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिली। न केवल उसके काम का सम्मान बढ़ा, बल्कि विक्रांत ने उसे ऑफिस की दूसरी ब्रांच में वो सुविधा दी जिससे वो घर से भी काम कर सके। उसकी सैलरी एडवांस में दी गई और कंपनी ने रमन के इलाज के खर्च का भी हिस्सा उठाया। ये न केवल एक इंसानियत का कदम था, बल्कि उस संस्था की जिम्मेदारी का प्रदर्शन भी था। नया सवेरा, तारा की आज़ादी, विक्रांत की सज़ा और परिवार का मेल। रमन धीरे धीरे ठीक हुआ। अस्पताल के बाहर की धूप कुछ दिनों बाद फिर आई। सूरज ने ऐसे उभर कर आया जैसे कोई नया अध्याय मादो खुल गया हो। रमन अब हंसने लगा, खेलता खेलता थक जाता और फिर अपनी दीदी की गोद में सो जाता। अमन अब स्कूल गया और दोनों भाइयों की हंसी ने तारा के चेहरे पर वही चमक लौटा दी जो उसने वर्षों से खोई हुई समझी थी। विक्रांत ने जमानत के बाद सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया, मैंने अपनी गुरूर और अपनी गलतफहमी के कारण इन हालातों को पहले देखा नहीं,
पर जब इंसानियत की बारी आई, मैंने वही किया जो कोई भी सही इंसान करता। उसी की कीमत मैंने चुकाई। मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और आगे भी तारा और उन बच्चों की मदद करता रहूँगा। इसका असर विक्रांत के कारोबार पर भी पड़ा। कई पार्टनर्स ने उसे अलग देखा, पर कई ऐसे भी थे जिन्होंने उसके इस रूप को सराहा। विनीता ने धीरे धीरे भीतरी बातों को सुलझाने का प्रयास किया। रिश्ता बच ही गया, पर उसकी मरम्मत वक्त लेगी। तारा ने आखिरकार निर्णय लिया कि अब वह सिर्फ अपने भाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि उन गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करेगी जिन्हें इलाज और शिक्षा की ज़रूरत है। उसने विक्रांत की मदद से एक छोटी चैरिटी शुरू की, जिसे कंपनी और स्थानीय समुदाय ने भी समर्थन दिया। उसका जीवन अब सिर्फ मोहब्बत या शिकायत का विषय नहीं रहा, वो एक उम्मीद बन गई थी, एक मंजर जो सब कुछ कह दे। कुछ महीने बाद अस्पताल की छत पर एक छोटा सा समारोह रखा गया, जहां रमन की सेहत के लिए धन्यवाद समर्पित किया गया। विक्रांत, तारा, अमन, रमन, डॉक्टर, नर्स और कुछ सहकर्मी एक साथ थे। तारा ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ उस पर मैंने बहुत कुछ खोया और पाया है। मैंने सीखा कि इंसानियत दिखावा नहीं हो सकती। मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, पर मेरा पूरा धन्यवाद उस अजनबी को है जिसने हमारी जिंदगी बचाने के लिए खुद की कीमत चुकाई। विक्रांत जी। विक्रांत ने वहां खड़े होकर सिर झुका दिया। उसकी आंखों में वही दर्द और अब प्रशांतता थी। उसने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने वही किया जो इंसान को करना चाहिए था। मेरी ये उम्मीद है कि हम सब अपने अपने कर्तव्यों को निभाएं और किसी को भी अकेला नहीं छोड़े। अमन और रमन के बीच की वही मासूम बहन भाई की मस्ती फिर लौट आई। माँ जैसा घर न सही, पर वहाँ कुछ बेहतर था, एकता, सम्मान और इंसानियत। हवा में फूलों की खुशबू और बच्चों की हंसी ने सबको यूं कर दिया जैसे रिश्तों की मरम्मत हो चुकी हो। एक छोटा सा एपिलॉग जहां जिंदगी आगे बढ़ती है। 3 साल बाद रमन अब स्कूल के पहले क्लास में था। उसकी आंखों में उछलने वाली चमक थी। अमन अब थोड़ा बड़ा होकर अपनी दीदी का हाथ पकड़कर स्कूल जाता। तारा ने अपने नाम से चैरिटी को विस्तारित कर दिया। तारा वेलफेयर फाउंडेशन अब शहर के कई गरीब परिवारों के बच्चों को चिकित्सा और शिक्षा में मदद दे रही थी। विक्रांत ने अपने घर के रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। विनीता और उसने कुछ काउंसलिंग और समय दिया। उनकी शादी की डोर अभी मजबूत होती जा रही थी, धीरे धीरे पर दृढ़ता से। अभिमन्यु, जिसने तारा को पीड़ा दी थी, अब अपने कर्मों पर पछतावा कर रहा था। उसे नौकरी बदलनी पड़ी और उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अमित जैसे लोग भी सीख गए कि किसी को नीचा दिखाना किसी भी इंसान के लिए घिनौना काम है। एक दिन तारा और विक्रांत अस्पताल की छत पर खड़े थे। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। तारा ने धीरे से कहा, सर, आपने मेरी जिंदगी फिर से जोड़ी। मैं और मेरे भाई आज सुरक्षित हैं। विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इसलिए खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो, और हाँ, मैं जो भी भूल गया था उससे मैं अब सीख चुका हूँ। दोनों ने नीचे बच्चों को खेलते देखा, और उस दिन दोनों की आंखों में एक शांति थी जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे।